जैसा कि हमने नवीन लोक प्रशासन के बारे में चर्चा की, नवीन लोक प्रशासन चूँकि लोक प्रशासन का भविष्य, लोक प्रशासन का उद्भव, विकास और वर्तमान स्वरूप को या भविष्य को इंगित करता है। नवीन लोक प्रशासन के पश्चात भी जो प्रबंधवाद या प्रबंध जगत में जो नए संरचनात्मक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के रूप में नवलोक प्रबंध का विषय प्रारंभ हुआ और नवलोक प्रबंध एक तरह से कॉरपोरेट गवर्नमेंट की ओर बढ़ रहा है। जो वर्तमान में सरकारें जिस तरह से हमें देखने को मिलती हैं कि सरकारें कॉरपोरेट घरानों से नीतियों द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित होती हैं, तो इस तरह से लोक प्रशासन नवलोक प्रबंध की ओर बढ़ रहा है, जो विशुद्ध व्यावसायिक रूप ग्रहण कर रहा है, जिसे पूंजीवाद व्यवस्था या कह सकते हैं कि व्यवसायीकरण या व्यावसायिक सरकार का स्वरूप धीरे धीरे ग्रहण करता जा रहा है। अब आगे के क्रम में हम संगठन के आधार औपचारिक अनौपचारिक का अध्ययन करेंगे। उससे पहले संगठन क्या है, संगठन का स्वरूप क्या है, संगठन किसे कहेंगे, संगठन की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रबंध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण और कार्य संगठन प्रक्रिया है। संगठन व्यक्ति और समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संयोजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों के प्रयोग के लिए सुव्यवस्थित, रचनात्मक और समन्वयपूर्ण क्रिया क्षेत्र तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। संगठन जो है वो समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। संगठन के बिना किसी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। इसलिए योजनाबद्ध व्यवहार संगठन की प्रमुख विशेषताएं कहलाती हैं। जैसा कि साइमन, स्मिथ, बाग, थॉमसन आदि के अनुसार समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं। जब समस्याएं होती हैं तो नए संगठन का निर्माण होता है। गांव में पलायन हो रहा था शहरों की ओर, रोजगार के लिए नरेगा जैसी योजनाएं आई, तो एक समस्या थी पलायन को रोकने के लिए, तो नरेगा जैसी योजनाओं का निर्माण हुआ। इसलिए समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे ध्येय की पूर्ति करना चाहता है जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता। फलस्वरूप संगठन का उद्भव होता है। संगठन समस्त प्रशासन की, जैसे कि बताया कि पूर्व क्रिया है और संगठन के बिना किसी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं है, और योजनाबद्ध व्यवहार संगठन की प्रमुख विशेषता है। इसलिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें संगठन का जो अर्थ है वो बताया है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना और किसी वस्तु का आकार निश्चित करना और उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। तीन बातें प्रमुख रूप से हैं। एक व्यवस्थित ढांचा, एक संगठन तैयार करना और उस संगठन में निश्चित करना कार्य करने के तरीके क्या होंगे और उस कार्य करने की स्थिति में लाना उसको। उसका आकार निश्चित करना, उस संगठन में कौन कौन लोग काम करेंगे, यानी एक ढांचा तैयार करना, संगठन तैयार करना, उसमें कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, आकार निश्चित करना और उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। ये संगठन का ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें इसका अर्थ दिया है कि किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना, किसी वस्तु का आकार निश्चित करना और उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। संगठन में तीन तत्व निश्चित किए गए: निश्चित उद्देश्य, सहयोग की भावना और अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कार्य करना। संगठन में जैसा कि हम प्रशासन का अर्थ लगाते हैं तो प्रशासन में निश्चित उद्देश्य होता है, सहयोग की भावना होती है और एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। वही प्रशासन मीन्स संगठन, दो से अधिक व्यक्ति काम करेंगे और सहयोग की भावना से कार्य करेंगे और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर एक साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे तो एक संगठन कहलाएगा। संगठन में गठन का जो अर्थ है
उसका अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था में विशेष रूप से व्यक्तियों और कार्यों को नियोजित किया जाता है। यानी जो गठन, संगठन जो शब्द है उसमें गठन का अर्थ है व्यवस्था, और व्यवस्था में विशेष रूप से व्यक्तियों और कार्यों को नियोजित किया जाता है। अंग्रेजी का जो शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, उसका अर्थ है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या पूर्ति हेतु की गई क्रमबद्ध व्यवस्था। यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंग्लिश में जो अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन का, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध रूप से की गई व्यवस्था, जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और सामूहिक रूप में वह कार्य को परिणति करेंगे, तो वह एक संगठन कहलाएगा। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम, संगठन के ढांचे से, द्वितीय, ऐसी प्रक्रिया से जो विभिन्न क्रियाओं को परिभाषित कर उन्हें समूह में विभाजन तथा अधिकार का संबंध स्थापित करने से। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। संगठन के ढांचे से, द्वितीय, एक ऐसी प्रक्रिया से जो विभिन्न क्रियाओं को परिभाषित, उन्हें समूह में विभाजन और अधिकार संबंध स्थापित करने से। संक्षेप में, संगठन से तात्पर्य ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। तात्पर्य यह हुआ कि संगठन में जो एक ऐसी कार्य योजना तैयार करेगा जिसमें समूह अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों का उस उद्देश्य प्राप्ति की ओर शक्ति लगा देगा, उसको हम संगठन कहेंगे। यानी ऐसा संगठन जिसमें निर्धारित उद्देश्य होगा, सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और ऐसी कार्य योजना के प्रति समर्पित काम करेंगे, वो एक संगठन कहलाएगा। परिभाषाएं संगठन की संप्रेषण व्यवस्था या समस्या निवारण का एक साधन है। परिभाषाओं में जो संगठन है वह एक तरह से विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संगठन का जो स्वरूप है या संगठन का जो निर्माण है वह एक तरह से विभिन्न परिभाषाओं में अलग अलग तरीके से दे रखा है। जैसे कि अमिताई इटिजोनी ने बताया कि कुशल संगठन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति, हमारा प्रजातांत्रिक जीवन स्थापित नहीं रह सकता। इसी प्रकार से संगठन के महत्व के अनुसार हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज समाज के संगठनात्मक समाज और इसकी जनसंख्या को संगठनात्मक व्यक्ति के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी ने संगठन के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन की सुविधाएं, धन ले लो, संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ न छोड़ो, हम 4 वर्षों में ही वह स्वयं पुनः स्थापित कर लेंगे। इसका तात्पर्य है यह संगठन का महत्व है। यानी एंड्रयू कार्नेगी ने बताया कि हमारे कारखाने, धन दौलत, परिवहन, व्यापार, सुविधाएं, धन सब कुछ ले लो, पर हमें संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ न छोड़ो। यानी हमें हमारा संगठन, हमारा HR है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो हमारे पास होना चाहिए, तो हम 4 वर्षों में पुनः प्राप्त कर लेंगे सब चीज़ें। ये संगठन का महत्व है। तो कार्नेगी द्वारा संगठन को इतना अधिक महत्व देने का प्रमुख कारण है कि संगठन व्यक्ति और समूह के कार्यों को कर्तव्यों में विभाजित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्रयत्नों में समन्वय, एक सूत्रता और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः संगठन ही लक्ष्यों की प्रगति की दिशा में सामूहिक रूप से क्रियाओं के प्रवाह को शक्ति और वेग प्रदान करता है। इस अर्थ में विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने की कला को ही संगठन कहते हैं। संगठन के प्रादुर्भाव के संबंध में हम कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता उस समय से महसूस की गई जबकि मनुष्यों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। अंग्रेजी का शब्द है जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्गम ऑर्गेनिज्म से हुआ, जिसका अभिप्राय है ऐसे अवयवों से जो आपस में मिलकर इस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं और सभी मिलकर एक इकाई का रूप ग्रहण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं तब संगठन का प्रादुर्भाव होता है। यानी
एक सामान्य उद्देश्य रहेगा, 2 से अधिक व्यक्ति होंगे और सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करेंगे, तब संगठन का प्रादुर्भाव होगा। इस प्रकार मूने के अनुसार संगठन उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग प्रयास मिलजुल कर करते हैं। प्राचीन समय इस दृष्टिकोण से संगठन का जो स्वरूप अत्यंत सरल तथा कुछ ऐसे व्यक्ति ऐसे संगठन का निर्माण करते थे, वस्तुतः ऐसे संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होते थे। जैसा कि संगठन को तात्पर्य ऐसी कार्य योजना जिसमें स्पष्ट रूप से समूह के एक निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है, ऐसा संगठन कहलाता है। यानी निर्धारित उद्देश्य होता है और ऐसी कार्य योजना से समूह अपना सामूहिक रूप से सारी शक्तियों को लगा देता है, वह संगठन तैयार होता है। संगठन की जो परिभाषाएं हैं, संगठन हम किसे कहेंगे, संगठन का परिभाषाएं क्या क्या हैं, उसमें विभिन्न विद्वानों ने संगठन की विभिन्न परिभाषाओं को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, प्रबंध जगत के विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से संगठन को स्पष्ट करते हैं। किसी ने संगठन को संप्रेषण व्यवस्था कहा है, किसी ने समस्या निवारण का साधन बताया है, ए मीन्स ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम, ए सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन। इन दोनों आधारों पर संप्रेषण की व्यवस्था और समस्या निवारण का साधन बताया गया है। संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि जॉन एम गॉस के अनुसार संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों का उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। यानी तात्पर्य यह हुआ कि संगठन हम उसे कहेंगे जो कर्मचारियों की व्यवस्था करता है, उन कर्मचारियों के द्वारा कार्य और उत्तरदायित्व का उचित उनमें विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है और निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके, वह संगठन कहलाएगा। जेडी मुने एक समान ध्येय की प्राप्ति हेतु बनने वाले व्यापक मानवीय समुदाय को का ढांचा है, वो संगठन कहलाता है। लूथर गुलिक संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है। संगठन है वह सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यकरण का विभाजन और निर्धारण किया जाता है और समन्वय किया जाता है। यानी लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का मात्र औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यों को विभाजन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उर्विक ने जो मत व्यक्त किया संगठन किसे कहेंगे, वो संगठन का अर्थ या संगठना का अर्थ ढांचे का रूपांकन मात्र होना चाहिए। ढांचे का रूपांकन मात्र होना चाहिए। वे कार की उपमा देते हुए कहते हैं कि कार का रूपांकन, उसका निर्माण, स्वयं कार 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं और वे मानते हैं कि जिस प्रकार रूपांकन का अर्थ निर्माण नहीं है और निर्माण या रूपांकन में से किसी का अर्थ कार नहीं है, उसी प्रकार संगठन को प्रशासकीय ढांचा मानना अनुचित होगा। इसलिए उर्विक के अनुसार संगठन का अर्थ उन क्रियाओं का निर्धारण करना है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना है जो विभिन्न व्यक्ति समूह को सौंपा जा सके। इसी प्रकार ग्लेडन ने बताया कि संगठन से तात्पर्य किसी उद्यम में लगे व्यक्तियों को परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। यानी संगठन से तात्पर्य किसी उद्यम में लगे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति तैयार करना जो कि उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। ये ग्लेडन ने बताया है कि इस तरह से संगठन से तात्पर्य उपक्रम में लगे व्यक्तियों को परस्पर संबंधों की ऐसी रचना बनाना जो उपक्रम के कार्यों को पूरा कर सके। FM मार्क्स
संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के मुख्य कार्यवाह और उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यानी संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के मुख्य कार्यों और उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैकफार्लैंड ने बताया है कि निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। यानी निश्चित उद्देश्य, सामूहिक रूप से कार्य, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य ही संगठन कहलाता है। मैकफार्लैंड का जो परिभाषा है संगठन की, वो हमें एक निश्चित 3 तत्वों पर आधारित है। निश्चित व्यक्ति समूह होगा, यानी 2 से अधिक व्यक्ति समूह होंगे। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। निर्धारित उद्देश्य होगा और उस दिशा में कार्यों को किया जाना ही संगठन कहलाएगा। डिमोक एंड डिमोक के अनुसार संगठन, संरचना, मानव जीवन दोनों एक जैसे हैं। संगठन को केवल एक ढांचा मानना और जिन लोगों से ये बनता है उनकी उपेक्षा करना पूर्णतः अवास्तविक अर्थात अयथार्थवादी बात होगी। यानी संगठन संरचना मात्र ढांचा नहीं है, ये दोनों हैं। को ढांचा मानना और वह लोगों से वह बनता है उनकी उपेक्षा करना, ये पूर्णतः अवास्तविक और अयथार्थवादी है। यानी संगठन का जो ढांचा बनता है या संगठन बनता है, वो ढांचा मात्र नहीं, उसकी रचना करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है और उस निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का एक सामूहिक प्रयास होता है, तब निर्धारित उद्देश्य प्राप्त होता है। ये हम संगठन के बारे में जानते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।